Hello students, myself Lokesh Rathod. I'm ex-faculty Allen Career Institute and I'm in over 6 years of experience in teaching mathematics. So what are we going to do today? We are going to learn chapter matrices of class 12th and NCERT point of view. So what is matrix? Matrix होता क्या है? ठीक है, तो मैट्रिक्स इज बेसिकली वे टू रिप्रेजेंट नंबर, है ना. नंबर को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, है ना. वन वे इससे ग्राफ, एक होता है टेबुलर फॉर्म में लिखो, है ना. तो वैसे ही एक ये तरीका है ना. आप मैट्रिक्स फॉर्म में नंबर्स लिखो. ठीक है, तो मान लो ये 3 गर्ल्स है ना, राधा, फौजिया, सिमरन, है ना. और उनके पास ये नोट्स बुक है ना. राधा के पास 15 नोटबुक और 6 पेन है. फौजिया के पास 10 नोटबुक और 2 पेन है ना. और सिमरन के पास 13 नोटबुक और 5 पेन है. तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? एक रास्ता तो ये है कि आप इस तरह से लिखो, है ना. आपने क्या किया, एक ऐसा बॉक्स बना दिया और उसमें 15 6 10 2 13 5 इस तरह से लिख दिया, है ना. तो ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, दिस फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट व्हाट? फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ नोटबुक्स. दिस सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पेन्स. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट रो क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट रो रिप्रेजेंट करता है राधा, सेकंड रो रिप्रेजेंट फौजिया एंड थर्ड रो रिप्रेजेंट सिमरन, है ना. तो ये जो लिखने का तरीका है, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका सोच सकते हो इसको, है ना. तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस डेटा, है ना, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. तो रियल डेफिनेशन क्या होती है? ये तो मैंने एक आइडिया दिया कि हाँ मैट्रिक्स होता क्या है. अब रियल डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर और फंक्शन. ऑर्डर्ड का मीनिंग क्या है? ऑर्डर्ड का मीनिंग ये है कि आपने यहाँ पे कुछ लिखा और यहाँ पे कुछ लिखा, है ना. तो वो दोनों अलग अलग माना जाएगा. सेट में क्या होता है? मान लो सेट ए है ना. सेट ए में आपने 2,5 लिखा या 5,2 लिखा, दोनों ही सेट सेम है ना, क्योंकि उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. मैट्रिक्स में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए ऑर्डर लिखा हुआ है. रेक्टेंगुलर अरे मतलब एक बॉक्स टाइप में हम नंबर्स लिखते हैं ना, एक बॉक्स में नंबर लिखते हैं, इसलिए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन. तो ये जो है ना, इसमें कितनी रोज है? मैट्रिक्स ए है ना. ये मैट्रिक्स ए हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी इस तरह से. तो कितनी रोज है आप देख सकते हो? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रोज है. और कितनी कॉलम है? 1 और 2 कॉलम्स है ना. अच्छा, इस मैट्रिक्स में जो नंबर्स लिखे हैं जैसे -2 5 0 √5 3 6, ये सब क्या है? ये सब जो है इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. तो ये सब क्या है? एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के. ठीक है. उसी तरह मैट्रिक्स भी है. कितनी रोज है? 1 2 3. और कॉलम कितनी है? 1 2 और 3, है ना. तो इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है. 2 प्लस आयोटा 3 -1/2, ये सारे क्या है? ये सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट है ना. तो आप देख सकते हो कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है कोई नंबर भी हो सकते हैं, वो चाहे रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, या आप यहाँ पे देखो 1 + x x³ 3 cos x sin x + 2 10 x, है ना. ये सारे क्या है? फंक्शन है ना, वेरिएबल फंक्शंस. तो फंक्शन भी हो सकता है. तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इट इज एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस, है ना. ये सी मैट्रिक्स जो है ये क्या है? 1 and 2 रोस है इसमें, और कॉलम कितनी है? 1 2 and 3, है ना. 3 कॉलम्स है. ठीक है. तो ये बेसिकली मैट्रिक्स होता है. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना. मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? तो देखो, अगर किसी मैट्रिक्स में 3 रोस है और 2 कॉलम्स है, तो इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 2. तो पहले लिखेंगे रो, फिर लिखेंगे कॉलम, ये याद रखना है. फर्स्ट रो देन कॉलम, है ना. तो 3 × 2 लिखा है, इसका मतलब 3 क्या है? नंबर ऑफ रोस है. 2 क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स है ना. तो इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 2, है ना. तो मैट्रिक्स हैविंग m rows and n column is known as matrix of order m × n. ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है ना. तो अगर आपको इस तरह से लिखा है ना, कि A = बॉक्स में aij m × n, इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है ना, कितने ऑर्डर का है? m × n ऑर्डर का है, जिसमें m जो है नंबर ऑफ रोज है और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स है. जैसे आगे हमने देखा है ना कि ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? इसमें कितनी रोज है? 3, और कॉलम कितनी है? 2. तो ये 3 × 2 ऑर्डर है. इसमें क्या है? रोज है 3 और कॉलम है 3, तो 3 × 3. इसको हम ऑर्डर 3 भी बोलते हैं कई बार, है ना.
अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है ना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो हम सिंपल एक ही नंबर को बोलेंगे कि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अच्छा, यहाँ पे कितनी रोज है, 2 ऑर्डर, 2 रोज है, और कॉलम कितनी है, 3, तो ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है। दिस इज व्हाट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। करेक्ट। आगे देखते हैं एक्सरसाइज है ना, कि इन द मैट्रिक्स ए राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ रोज है ना, रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज है, तो पहले प्लेस पे रो आएगा, तो 3 क्रॉस। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 कॉलम्स है, तो 3 क्रॉस 4, तो ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 4 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ना। सेकंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, तो 3 इंटू 4 12 क्या होता है, 12 होता है, तो वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ऐसे भी आप काउंट कर लो है ना, तो 12 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट आप ऐसा भी काउंट कर सकते हैं। आप सिंपली 3 क्रॉस 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 कर दो, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। थर्ड क्या कह रहा है, राइट एलिमेंट्स A13। A13 का मीनिंग क्या है, 1 जो रिप्रेजेंट करता है रो रिप्रेजेंट करता है, 3 जो रिप्रेजेंट करता है कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है ना, तो फर्स्ट रो मतलब ये, थर्ड कॉलम मतलब ये, कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर आएगा है ना, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो कौन है, 19। करेक्ट। A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, 2 मतलब रो रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट करता है कॉलम है ना, तो A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो है ना, तो सेकंड रो मतलब ये, और फर्स्ट कॉलम मतलब ये, तो कौन आया, 35 आया है ना, तो दिस 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम में कौन आ गया, थर्ड रो है ये, और थर्ड कॉलम 1 2 3 थर्ड कॉलम ये आ गया है ना, तो कौन आया, -5। थर्ड रो थर्ड कॉलम में कौन आएगा, -5 आएगा। उसी तरह सेकंड रो फोर्थ कॉलम दैट इज A24 है ना, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकंड रो मतलब ये, और फोर्थ कॉलम मतलब ये है ना, तो कौन आ रहा है, ये 12 आ रहा है ना, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, तो ये आ गया 12। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम है ना, तो सेकंड रो तो यही है ना, और थर्ड कॉलम में कौन आएगा, ये आएगा, कौन आ गया, ये आ गया, सेकंड रो और थर्ड कॉलम 5/2, ये आ गया 5/2। ठीक है, तो बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखते हैं, if a matrix has 24 element, what are possible orders it can have? What if it has 13 element है, तो मान लो 24 एलिमेंट है, तो 24 एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज है ना, मान लो m है, और नंबर ऑफ कॉलम्स मान लो n है, तो m मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू 24, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, m मल्टीप्लाइड बाय n 24 होना चाहिए, और ये क्लियर है कि m और n क्या है, नेचुरल नंबर है, mn क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। अच्छा, तो ये कैसे निकालें, अब 24 के फैक्टर्स निकालना है ना, तो 24 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, देखो 24 के फैक्टर्स निकालते हैं ना, 1 और 24 है ना, 1 इन 24 है ना, 1 टाइम्स 24 होता है, 2 और 12 है ना, 12 2 सा 24 होता है, तो ये एक फैक्टर है। 3 और 8 है ना, 8 3 सा 24 होता है, 4 और 6 4 6 21, बस यही फैक्टर है, और तो कुछ आएगा नहीं है ना। तो इसमें से 24 कैसे बनेगा, या तो 1 क्रॉस 24 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 24, या 24 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, ये पहली चीज, या तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, या तो फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, दूसरी चीज, या तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया, या 8 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, है ना? या तो फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया, या 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया, तो बस यही आपका आंसर है, यही ऑर्डर है ना, 1 क्रॉस 24 24 क्रॉस 1 मतलब 1 रो 24 कॉलम हो गया, या 24 रो 1 कॉलम हो गया, है ना, इसमें 2 रो 12 कॉलम और 12 रो 2 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम और 8 रो 3 कॉलम, है ना, इस तरह से 4 रो 6 कॉलम और 6 रो 4 कॉलम, है ना, इस तरह से। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट है ना, 13 एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, 13 एलिमेंट कैसे लिख सकते हैं, या तो 1
टाइम्स 13 लिख सकते हो या 13 टाइम्स 1 लिख सकते हो, है ना, क्योंकि 13 तो क्या है, प्राइम नंबर है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। तो बस यही आंसर है आपका, 1 रो 13 कॉलम और 13 रो 1 कॉलम, इन दैट केस ओनली वी विल हैव 13 एलिमेंट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a matrix has 18 element what are the possible orders it can have, what if it has 5 element, है ना। तो 18 के क्या करते हैं, 18 के फैक्टर निकाल लेते हैं, क्या क्या मिलेगा फैक्टर, 1 और 18, 2 एंड 9, 3 एंड 6, है ना, ये सारे फैक्टर मिलेंगे। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिक्स के, फर्स्ट है 1 इंटू 1 क्रॉस 18, या तो फिर 18 क्रॉस 1, सेकंड है 2 क्रॉस 9 और 9 क्रॉस 2, थर्ड है 3 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 3, है ना। तो ये बस यही आपका आंसर है ना, इतने एलिमेंट हो सकते हैं ना, फर्स्ट 1 रो और 18 कॉलम, 18 रो 1 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, 6 रो 3 कॉलम, ठीक है। अच्छा, अगर उसमें 5 एलिमेंट है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो 5 तो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है ना, तो 1 और 5 दो ही फैक्टर होते हैं ना, तो बेसिकली क्या आएगा, 1 क्रॉस 5 आ जाएगा या 5 क्रॉस 1 आ जाएगा, है ना, यही आपका आंसर है। ऐसे दो ऑर्डर पॉसिबल है, 1 रो 5 कॉलम और 5 रो 1 कॉलम, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are given by this and this, है। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना है, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स किस हिसाब से होगा, वो इस हिसाब से होगा, यहाँ लिख लेते हैं। A11 होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, है ना, इस तरह से होगा। तो बस ये सारे एलिमेंट आपको निकालना है। पहले के लिए A11 निकालते हैं। A11 का मतलब क्या है, जहां I है वहां 1 लिखो, जहां J है वहां 1 लिखो, है ना। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2 मतलब 2 आ गया, है ना। तो मैट्रिक्स 1 हम यहाँ लिख रहे हैं, पहले प्लेस पे कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर A12 निकालते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा, जहां I है वहां 1 लिखा, J है वहां 2 लिखा, स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 2, है ना। तो A12 की जगह 9/2 आ गया। फिर A13 निकाल लेते हैं, है ना। 13 तो आएगा नहीं, सॉरी, क्या आएगा, A21 आ जाएगा, है ना। A21 क्या आ जाएगा, जहां जहां I है वहां 2 लिख दो, जहां जहां J है वहां 1 लिख दो, है ना। 2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये आपको 9/2 ही मिलेगा, यहाँ 9/2 आ गया। और नेक्स्ट है A22, मतलब जहां जहां I है वहां 2 लिखेंगे, J है वहां भी 2 लिखेंगे, डिवाइड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, है ना। 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब क्या आ गया, 8 आ गया, है ना। यहाँ पे कौन आएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है फर्स्ट का, है ना। सेकंड है Aij इज इक्वल टू I अपॉन J, है ना। क्या लिखा है, Aij इज इक्वल टू I अपॉन J, है ना। आपका मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, कैसे होगा, A11 A12 A21 A22, ठीक है। अच्छा, A11 कैसे मिलेगा, जहां जहां I है वहां 1 लिख दिया, जहां जहां J है वहां भी 1 लिख दिया, तो 1 आ गया। A12 I है वहां 1 लिखा, J है वहां 2 लिखा, 1/2 बस भैया, है ना। A21 I है वहां 2 लिखा, है ना, जहां I है वहां आपने 2 लिखा, J है वहां 1 लिखा मतलब 2 आ गया। और A22 I है वहां 2 लिखा, J है वहां भी 2 लिखा, 2/2 1 आ गया, है ना। ये मैट्रिक्स आपको क्या मिला, सेकंड मैट्रिक्स 1 2 1 A11 1 आएगा, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1/2, है ना। A21 2 आ गया और A22 1 आ गया, है ना। ये आपका आंसर है। थर्ड जो मैट्रिक्स है क्या है, Aij I प्लस 2J का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना, इस तरह से Aij इज इक्वल टू I प्लस 2J का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, I प्लस 2J का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यहाँ भी निकाल लेते हैं, A11, है ना, I की जगह 1 लिखा, J की जगह भी 1 लिखा, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, है ना।
का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 3 का स्क्वायर 9/2, A11 है ना, यहाँ लिखते जाते साथ साथ। ये थर्ड मैट्रिक्स जो है, पहले प्लेस पे क्या आ गया 9/2 आ गया। अच्छा, फिर A12 है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो I की जगह 1, J की जगह 2 है ना, तो 1 प्लस 2 इंटू 2, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है ना, क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ये आपको मिला 25 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, उसी तरह A21 की बात करते हैं, तो I की जगह 2 और J की जगह 1, मतलब 2 प्लस 2 ही आ जाएगा, का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है ना, 4 का स्क्वायर 16 बाय 2, 8 आ गया है ना, यहाँ पे 8 आ जाएगा। और लास्ट में A22, I की जगह 2 और J की जगह भी 2, 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 2, 18 आ जाएगा है ना? ये क्या आ गया 18 आ गया है ना? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ना, काफी आसान सा क्वेश्चन था। खाली आपको ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। आप ये ध्यान रखो, I J लिखा है ना, क्या लिखा है AIJ, I मतलब रो, J मतलब कॉलम है ना, रो क्रॉस कॉलम इस तरह से होता है। तो पहला एलिमेंट हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड एलिमेंट हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स है ना, और आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो मतलब मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स गिवन है, तो किस तरह से करेंगे 3x4 मैट्रिक्स है ना, मतलब क्या होगा इसमें 3 रोज होगी है ना, इस तरह से, और 4 कॉलम्स होंगी, तो इस तरह से होगा A11, A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, A फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और A फर्स्ट रो 4 कॉलम है ना, 4 कॉलम और रोज A11, A21, A31 है ना, इस तरह से होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्रिएट करना देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो A11 निकालते हैं है ना, A11, A11 मतलब जहां जहां I है वहां आप 1 रख दो, जहां J है वहां भी आप 1 रख दो है ना, तो आपको किस हिसाब से मिलेगा 1/2 माइनस का 3 I की जगह 1 रख दिया, प्लस J की जगह भी 1 रख दिया है ना, तो क्या आ रहा है -3 + 1 -2 है ना, -2 और मोड में से बाहर निकला तो वो 2 हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 है। नेक्स्ट है A12 है, A12 निकालते हैं। क्या क्या A12 के लिए, जहां जहां I है वहां 1 रखा है, और जहां J है वहां 2 रख दिया आपने, देन यू विल गेट 1/2। यहाँ क्या मिल रहा है -3 + 2 -1 है ना, मोड में से बाहर निकला तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/2 आ गया। उसी तरह A13 निकाला है ना, A13 हाफ -3, जहां जहां I है वहां आपने क्या किया 1 रखा है, तो -3 × 1, और जहां जहां J है वहां आपने 3 रखा है, देन यू विल गेट 3। सो दिस इज बेसिकली है ना, 3 - 3 0 आ रहा है ना, तो 0 हो गया। और A14 निकाल लेते हैं, A14 इज इक्वल टू हाफ I की जगह 1 -3 × 1 और J की जगह 4, तो 4 - 3 1 आ रहे हैं ना, और 1/2 1/2 आ गया है। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट आपको मिल गए हैं, तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट हम यहाँ लिख लेते हैं साइड में, जो हमारा मैट्रिक्स होगा इस तरह से होगा। ठीक, तो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं क्या है 1 1/2 0 1/2 है, 1 1/2 0 एंड 1/2। सेकंड रो की बात करते हैं, सेकंड रो मतलब A21 A22 A23 और A24 है, AIJ हाफ 3I + J, AIJ हाफ 3I मतलब कि -3I है और प्लस J है। A21 की बात करते हैं, A21 मतलब जहां जहां I है वहां 2 रखेंगे, जहां जहां J है वहां 1 रखेंगे, हाफ -3 2 + 1 है ना, इस तरह से आ जाएगा। तो -6 + 1 क्या आ जाएगा -5 है ना, मॉड में से -5 बाहर निकला, +5 हो जाएगा, तो 5/2। A22 करते हैं है ना, A22 विल बी हाफ I की जगह आपने क्या रखा 2 रखा, -3 × 2 प्लस J की जगह भी 2 रख दिया है ना, क्या हो रहा है -6 + 2 है ना, 3 × 2 6 -6 + 2 -4 और -4 का मॉड 4 हो जाएगा है ना, 4/2 और ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ गया। A23 की बात करते हैं,
A23 क्या आ जाएगा, हाफ -3 इंटू 2 प्लस जे की जगह 3 रख दिया है ना, क्या हो रहा है -6 + 3 -3 है ना, और -3 मोड़ में से बाहर निकला तो +3 हो जाएगा, 3/2, दिस विल बी 3/2। अच्छा तो ये A21 A22 A23 A24 बच गया है ना, A24 निकाल लेते हैं। A24 विल बी हाफ -3 आई की जगह 2 और जे की जगह 4 आ गया, करेक्ट, दैट विल बी -6 + 4 -2 है ना, और -2 मोड़ में से बाहर निकला 2 हो जाएगा, तो ये आपको मिला 2/2 दैट इज इक्वल टू 1 है ना, ये लिख देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 5/2 2 3/2 एंड 1 है ना। तो अभी लास्ट बचा है, क्या बचा है, A31 A32 A33 और A34 है ना। A31 निकाला, आई की जगह आपने रखा 3 और जे की जगह रखा 1 है ना, -3 इंटू 3 + 1 -9 + 1 -8 है ना, मोड़ में से बाहर निकला 8 हो गया, डिवाइड बाई 2 4। A32 निकालते हैं, हाफ आई की जगह आपने रखा, क्या रखा 3 रखा और जे की जगह 2 है ना, दिस -9 + 2 -7 है ना, -7 मोड़ में से बाहर निकला +7 हो गया बाई 2, तो ये 7/2 हो गया। और A33 यहाँ निकल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ मोड -3 इंटू 3 है ना, और प्लस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो दैट यू विल गेट -3 इंटू 3 -9 है ना, -9 + 3 -6 और -6 डिवाइडेड बाई 2 6 डिवाइडेड बाई 2 है ना, मोड में से ये हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा। और नेक्स्ट A34 आई की जगह 3 और जे की जगह 4 रख दिया है ना, तो 3 इंटू 3 और जे की जगह आपने 4 रख दिया, दिस बेसिकली -9 + 4 है ना, -9 + 4 आपको मिलेगा -5 है ना, मोड़ में से बाहर निकला 5 हो जाएगा, 5/2 ये भी मिल गया, दिस इज इक्वल टू 4 and then 7/2 3 and 5/2, so this is the answer of this question, this is the answer, ये लिख लेते हैं। सो इस तरह से हम आपको अगर एलिमेंट आई जे के फॉर्म में गिवन है ना, तो आप इस तरह से पूरा मैट्रिक्स लिख सकते हैं। हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन आई होप आप होमवर्क में कर लेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 10 है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 है ना। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट जिसमें आ जाता है ना। अब मैट्रिक्स लिखते हैं ना, मान लो मैट्रिक्स ए है, क्या है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा और यहाँ कुछ होगा है ना। इस तरह से आपके पास कितने ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है ना, 9 एलिमेंट इसमें रहेंगे है ना। अच्छा, फर्स्ट प्लेस में कौन आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। कौन कौन से 2 ऑप्शन है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। सेकंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है ना, यहाँ भी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। थर्ड प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है, वहां भी 2 ऑप्शन है, 0 और 1, उसमें से ही कोई आएगा है ना, क्योंकि उसने बोला है कि विथ ईच एंट्री 0 और 1 है ना। तो बेसिकली कितनी बार 2 ऑप्शन मिलेंगे मुझे, सारे ही बार है ना। तो बेसिकली 9 टाइम्स 2 ऑप्शन मिल रहा है, अपना जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 कितनी बार, 9 टाइम्स है ना, 9 टाइम्स, दैट इज 2 टू द पावर 9 है ना। और 2 टू द पावर 9 क्या होता है, 512, और आंसर इज डी 512। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं है ना। यहाँ पे हर एक एलिमेंट है ना, हर एक एलिमेंट 2 नंबर ले सकता है, या तो 0 ले सकता है या 1 ले सकता है ना, उस हिसाब से हमने 2 2 2 इस तरह से लिखा है। तो 2 टू द पावर 9 512 इज द आंसर। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है ना, मैट्रिसेस के डिफरेंट टाइप्स, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज कॉलम मैट्रिक्स है ना। कॉलम मैट्रिक्स, इसमें देखो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। कॉलम मैट्रिक्स मतलब आपको ये समझ लो कि इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है, और यहाँ एक एलिमेंट आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, इस तरह से आएगा है ना। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है कि उसका सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा, रो चाहे कितने भी हो है ना, देयर विल बी ओनली वन कॉलम, नंबर ऑफ रोज कैन बी एनीथिंग है ना।
तो जैसे ये एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है ना कि कितनी रोस है, इसमें 4 रो है, 4 रोस है और 1 कॉलम है, तो ये 4 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। अगर m रोस हो सकती है तो m क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, है ना। पर यहाँ तो 1 आएगा ही आएगा, ये याद रखो, है ना। यहाँ चाहे कोई भी नंबर हो, m की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ तो 1 आएगा ही आएगा, है ना। दिस बेसिकली कॉलम मैट्रिक्स लिखने का एक तरीका है बेसिकली, aij m क्रॉस 1, m क्रॉस 1 मतलब नंबर ऑफ रोज कैन बी m बट नंबर ऑफ कॉलम हैज टू बी 1 ओनली, तो दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। सेम वे रो मैट्रिक्स है ना, रो मैट्रिक्स मतलब यही ध्यान रखना है, ये रो मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ रो कितनी रहेगी, एक ही रहेगी, कॉलम चाहे कितनी भी हो, है ना, तो नंबर ऑफ रो एक ही रहेगी। तो जैसे ये मैट्रिक्स है ना, दिस रो मैट्रिक्स, सो दिस इज वन रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इट इज हैविंग 4 कॉलम्स। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, है ना, बी आई जे 1 क्रॉस n, है ना, अगर नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी भी हो सकती है, n हो सकती है, n में n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, n एनी नेचुरल नंबर, so it can be of order 1 cross n, okay, so this is row matrix। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या ध्यान रखना है आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो इस तरह से होगा, है ना? जितनी रो है उतने कॉलम हो गए, है ना। मान लो m रो है तो कितने कॉलम्स हो गए, m कॉलम्स हो गए, है ना। m की वैल्यू अभी कुछ भी हो सकती है, मतलब कि अगर 1 रो है तो 1 कॉलम होगा, 2 रो है तो 2 कॉलम होगा, 3 रो है तो 3 कॉलम होगा, है ना, इस तरह से। तो बेसिकली अगर मैट्रिक्स m क्रॉस n होता है और उसमें अगर m इज इक्वल टू n हो जाएगा तो आप बोल दोगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। अच्छा, तो यहाँ जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है ना 3 - 1 0, तो बेसिकली 3 रोस है और 3 कॉलम है, तो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, है ना। इसको आप 3 क्रॉस 3 नहीं लिखेंगे, हम सिंपली ऑर्डर 3 बोल देंगे, है ना। जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग होती है, तो हम रो क्रॉस कॉलम करते हैं, है ना। इसमें खाली जितनी रो होगी वही बोल देंगे, है ना, तो ऑर्डर 3 बोलेंगे। अच्छा, जनरली आप इस तरह से लिख सकते हो ए आई जे एम क्रॉस एम, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, ठीक है। आगे देखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो, है ना, ये जैसे भी जितने भी एलिमेंट है ना इस डायगोनल में, इस सारे एलिमेंट्स को हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। ये जो डायगोनल है मैट्रिक्स में ये कहलाता है लीडिंग डायगोनल, है ना। लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं कुछ लोग, इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, है ना? तो ए आई जे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना ऑफ ऑर्डर एन, then elements a11, a12, a33, ann are said to be diagonal of the matrix, है ना? ये इसको डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। तो जैसे ये एलिमेंट है, ये क्या है, a11 है ना। यहाँ ये एलिमेंट है, ये कौन सा a1 a22 है ना? उसी तरह दिस एलिमेंट a33 इस तरह से, और ये nth एलिमेंट a n n इस हिसाब से, है ना। तो दिस ऑल एलिमेंट्स फॉर्म अ डायगोनल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ एक एग्जांपल लिखा हुआ है ना, तो ये 0 1 2 3 जो रेड कलर से है वो सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, दीज ऑल आर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि डायगोनल एलिमेंट्स आपको तभी मिलेंगे जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ना, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो आपको मिलेगा नहीं ना। मान लो अपने ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स अगर मैंने बना लिया है ना, 2 रो 3 कॉलम का 1 2 3 4 5 6, तो आप डायगोनल एलिमेंट नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि आप फिर बोलोगे ये होगा तो ये 6 बच गया, है ना। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। जब भी हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट में कोई नंबर होंगे और डायगोनल के अलावा जो भी है वो सारे जीरो हो जाएंगे, है ना। तो नंबर्स कहाँ होंगे, सिर्फ डायगोनल में। और डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होगा, हमेशा स्क्वायर होगा। डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सो ये 1 क्रॉस 1 डायगोनल मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 2 डायगोनल मैट्रिक्स, ये 3 क्रॉस 3 डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो दिस ऑल आर डायगोनल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर 1 है ना, इसका ऑर्डर क्या है 1, इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स। तो आप देख रहे हो, है ना, कि डायगोनल में ही नंबर्स है या फंक्शन है जो भी है ना, और डायगोनल के अलावा जहां भी है वहां क्या है, जीरो है ना? तो a square matrix is said to diagonal matrix if all its non diagonal elements are zero। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैंने कोई एक मैट्रिक्स डी बता दिया, है ना, इस तरह से किया है,
1 2, ये 1 0 0 0 2 0 0 0 0। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा? हाँ होगा, है ना। आप बोलोगे यहाँ 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 है तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, है ना। अगर मैंने यहाँ भी 0 कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है ना। क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है कि इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट है, इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो जो डायगोनल में नहीं है वो सारे 0 होना चाहिए। डायगोनल में कौन होता है उससे उससे कोई मतलब नहीं है, डायगोनल में कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें डायगोनल मैट्रिक्स होता है और नॉन डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, तो इस तरह से होता है। स्केलर मैट्रिक्स है ना, तो और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा कब? जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, है ना? तो यहाँ आप देख रहे हो कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इसमें? √3 इसमें डायगोनल एलिमेंट्स -1 है ना, और ये इसमें तो एक ही एलिमेंट है 3। तो ये सारे मैट्रिसेस हैं, वो कैसे मैट्रिसेस है? स्केलर मैट्रिसेस है। इसमें डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यहाँ हमने देखा डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, बाकी सारे तो 0 है, कोई इश्यू नहीं। बट स्केलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, है ना। आप इस तरह से कर सकते हो कि बी आई जे एन क्रॉस एन अगर मैट्रिक्स है ना, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब बी आई जे इक्वल टू 0, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई इज नॉट इक्वल टू जे मतलब आप आई की जगह कुछ भी नंबर ले लो, 3 ले लो, है ना। जे की जगह 3 नहीं लेना है, 3 के अलावा कुछ भी ले लो, मान लो 4 ले लिए, है ना। मान लो ये हम 4x4 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये 0 होना चाहिए। अगर आपने यहाँ 2 लिया और यहाँ भी 2 लिया तो ये नॉन 0 होना चाहिए, है ना। तो ये लिखा हुआ, तो बी आई जी इज इक्वल टू के होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। कब? जब आई इज इक्वल टू जे। नॉन 0 की जगह हम के लिख देते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू के होना चाहिए, है ना, फॉर सम कांस्टेंट के। तो ये सारे कैसे मैट्रिसेस है? स्केलर मैट्रिसेस है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो अगर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, पहली चीज। और जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे क्या होना चाहिए? 1 होने चाहिए। तो अगर डायगोनल एलिमेंट 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, है ना। तो ये 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये 1x1, है ना। वन ऑर्डर 1 का, ये ऑर्डर 2 का, और ये ऑर्डर 3 का, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में 1 होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। अच्छा कोई ये बोले 0 0 1 0 1 0 1 0 0, तो ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो डायगोनल है नॉन लीडिंग डायगोनल 1 है ना, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन डायगोनल आर ऑल 1, है ना, एलिमेंट्स इन डायगोनल सारे 1 होने चाहिए, इन रेस्ट ऑल 0, बाकी सारे जो है वो 0 होने चाहिए, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। लिखने का एक तरीका है ना, ये तरीका ए आई जे इक्वल टू 1 जब आई इक्वल टू जे, है ना। जब आई इक्वल टू जे मतलब A11 हो, A22 हो, A33 हो, तो उस सब जगह 1 होना चाहिए। एंड रेस्ट आई इज नॉट इक्वल टू जे मतलब A12 हो गया, है ना, A23 हो गया, ये सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, है ना? और A11 A22 A33 सारे क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा तो अब तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले क्या आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स आता है। वो डायगोनल मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दिस इज डायगोनल और नॉन डायगोनल, है ना। अगर वो डायगोनल होगा तो क्या होगा कि डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट कैसे होंगे? 0 हो गए। नॉन डायगोनल में क्या होगा कि डायगोनल के अलावा बाकी सारे में से कोई भी एलिमेंट नॉन 0 हो गया तो वो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स में वो स्केलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नॉन स्केलर। तो जो स्केलर मैट्रिक्स होगा उसमें क्या होगा कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो सारे कैसे होकर जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। नॉन स्केलर में डायगोनल के एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे, है ना। अच्छा
और जो स्केलर मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और ये नॉन आइडेंटिटी है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल है वो सारे कैसे हो जाएंगे, वन हो जाएंगे, है ना। और अगर वो वन नहीं है तो नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस तरह से होता है। आगे देखते हैं, जीरो मैट्रिक्स है ना। जीरो मैट्रिक्स मतलब जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या होना चाहिए, जीरो होने चाहिए। इसमें जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर ही मैट्रिक्स ही हो, है ना, कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है ना। तो अगर सारे एलिमेंट जीरो है, सारे एलिमेंट्स जीरो, तो आप इसको क्या बोल दोगे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स है ना, ये सारे अलग अलग मैट्रिक्स आपको गिवन है। आगे देखते हैं एक्सरसाइज है, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन है, मतलब नंबर ऑफ रो m है और नंबर ऑफ कॉलम n है ना। m क्या है, नंबर ऑफ रोस है, n है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपको क्या बोला, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कब होगा, ऑब्वियसली जब m और n बराबर होगा, है ना? तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सी आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है ना। दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो गए, तो सबसे पहले तो दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो मान लो दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि या तो ए 2x3 है तो बी को भी 2x3 ही होना पड़ेगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये तो पहली चीज हो गई, है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि each element of A is equal to corresponding element of B, है ना। each element of A is equal to corresponding element of B, मतलब Aij should be equal to Bij, मतलब कि अगर आपने A11 लिखा तो वो B11 के बराबर होना चाहिए, A32 लिखा तो वो B32 के बराबर होना चाहिए। या तो 32 नहीं आएगा, 23 कर देते हैं, A23 है जो B23 के हिसाब से होना चाहिए। तो अगर किसी दो मैट्रिक्स में ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप क्या बोलोगे, वो दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, इक्वल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, इक्वल मैट्रिक्स है। तो क्या होना चाहिए, x शुड बी इक्वल टू -1.5, y शुड बी इक्वल टू 0, z शुड बी इक्वल टू 2, a शुड बी इक्वल टू √6, b शुड बी इक्वल टू 3 एंड c शुड बी इक्वल टू 2, है ना। ये सारी चीजें होनी चाहिए, करेक्ट। तो ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हो गए, इक्वल मैट्रिक्स हो गए। आगे देखते हैं एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या बोला गया कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन है। इक्वेशन लिखा है मतलब आपको दो इक्वल मैट्रिक्स दिए गए हैं ना, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल किया है, मतलब बोथ द मैट्रिसेस आर कैसे है, इक्वल है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि 4 इज इक्वल टू वाई, 3 इक्वल टू जेड और x इक्वल टू 1 और 5 इक्वल टू 5 है ना। 5 इक्वल टू 5 तो होता ही है। तो y की वैल्यू मिल गई 4, z की वैल्यू मिल गई 3 और x की वैल्यू मिल गई 1, है ना। x1, y4 और z3। सेकंड में क्या दिया है, x प्लस वाई की वैल्यू 6 है और एक्स वाई की वैल्यू 8 है ना। तो जस्ट थिंक ऑफ टू नंबर्स, है ना, ऐसा कोई भी दो नंबर्स हो जाएंगे जिसमें सम क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए ना। तो एक तो 4 होता है और 2 होता है ना, 4 + 2 6 होता है और 4 × 2 8 होता है। तो या तो x4 हो गया, y2 हो गया और x2 हो गया, y4 हो गया, ये भी तो पॉसिबल है ना। x2 हो गया, y4 हो गया। अच्छा, तो x और y मिल गए। और z के बारे में क्या लिखा है, 5 + z = 5, मतलब कि z क्या आ गया, 0 आ गया। तो बस आपका आंसर आ गया है, क्या है कि x मिला 4, y2 और z 0। या तो फिर क्या होगा, x2 हो जाएगा, y4 हो जाएगा और z 0 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, थर्ड में क्या लिखा है, x + y + z 9, x + z 5 और y + z 7 है, लिख लेते हैं इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है x + z = 5 और थर्ड इक्वेशन है y + z = 7। क्या करो, अच्छा अब क्या करो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, है ना। क्या हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, z और z कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा y दैट इज इक्वल टू 9 - 5 4। और उसी तरह से आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 माइनस कर दो, है ना, 1 - 3 किया, हुआ क्या, x बच जाएगा पर y - y 0 हो जाएगा, z - z 0 हो जाएगा। आपको मिला x = 9 - 7 2 मिल गया।
तो y मिला 4 और x मिला 2, y मिला 4 और x मिला 2। आपको क्या दिया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड 9 है। तो z के लिए क्या करो, x और y की वैल्यू रख दो, तो 2 प्लस 4 प्लस z इज इक्वल टू 9, या z मिल गया 9 माइनस 2 प्लस 4 6, तो z मिल गया 3। तो यहाँ से आपको x y z की वैल्यू मिल गई, x मिला 2 कट, तो यहाँ से आपको x y z की वैल्यू मिल गई है, x मिला 2, y मिला 4 और z मिला 3। तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे देखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन, है ना। तो ये इक्वेशन गिवन है ना, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी। तो पहले क्या करें, ए और बी वाले इक्वेशन ले लेते हैं ना, ए और बी वाले ये है और ये है, यहाँ इस दो इक्वेशन से हम ए और बी निकाल लेंगे। तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या करें, b को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके लिए क्या क्या, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दिया मैंने। तो 2a माइनस a तो a हो गया, और माइनस b प्लस b 0 हो गया, और इस तरफ 0 माइनस -1 ऐसा आ जाएगा, है ना। मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, 0 प्लस 1। अच्छा, a की वैल्यू 1 आ गई, इक्वेशन 1 में रखा, है ना। तो आपको क्या मिला, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो b की वैल्यू मिल गई, क्या मिली, 1 प्लस 1 2 मिल गई, b की वैल्यू आपको 2 मिल गई। अच्छा, अभी आप क्या करो, थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या है, a की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो आपको क्या मिला, c मिला 5 माइनस 2 3 मिल गया। अच्छा, फिर फोर्थ इक्वेशन की बात करते हैं, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। सी की वैल्यू तो 3 पता ही है, 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, तो ये 9 हो जाएगा। और डी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 13 माइनस 9, क्या मिले 4। तो बस एबीसीडी मिल गया आपको, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू 4। आसानी से आप क्या किया, आपने खाली हर एक एलिमेंट्स को इक्वल कर दिया ना। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो वो आपने इक्वल कर दिए, तो वहां से इक्वेशन मिली और आपने एबीसीडी निकाल ली। ठीक है, आगे देखते हैं, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal, है। तो x और y की कौन सी वैल्यू इन मैट्रिसेस को इक्वल क्यों बनी गई, है ना। मतलब आपको क्या लिखा है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ऐसा बोला गया है। तो देखो 3x प्लस 7 क्या आएगा, 0, मतलब x की वैल्यू मिली -7/3। y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से आपको क्या मिला, y की वैल्यू मिली 8 माइनस 1 7। अच्छा, फिर 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, तो यहाँ से आपको क्या मिला, y की वैल्यू मिली 5 प्लस 2 7, है ना। ये चीज हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x। तो यहाँ से आपको जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं करना कि हमने लिख दिया कि x माइनस 7/3 है और y 7 है ना, जल्दी में ऐसा करना नहीं। ठीक, यहाँ वैसे ऑप्शन है नहीं -7/3 का, बट मान लो अगर ऐसा ऑप्शन होता है तो आपको वो नहीं करना है, आपको 2 माइनस 3x को भी कंपेयर करना है। तो 2 माइनस 3x की वैल्यू क्या है, 4 लिखा हुआ, 4 है ना। सो क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -2, x मिल गया -2/3। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ से x की वैल्यू मिली -7/3, ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू मिली -2/3। तो x की दो अलग अलग वैल्यू तो हो नहीं सकती, है ना, एक ही वैल्यू होगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स कभी इक्वल नहीं हो सकते, है ना, ये दोनों मैट्रिक्स कभी इक्वल नहीं हो सकते, है ना। सो वी कैन नॉट फाइंड x एंड y व्हिच मेक दिस टू मैट्रिसेस इक्वल। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।